हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। राजस्थान सिविल जज का एग्जाम जो है वो बहुत जल्दी ही आप लोग का कंडक्ट होने वाला है एंड उसके लिए राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के वन लाइनर्स आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट वन लाइनर्स नहीं है। अभी हम आज की इस वीडियो में हम 34 से 35 वन लाइनर्स को हम डिस्कस करेंगे एंड फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो भी वन लाइनर्स होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, देखिए, Rajasthan Rent Control Act extended in the first instance to the municipal areas which comprise the district headquarters। ठीक है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जो है ना वो सबसे पहले उन म्यूनिसिपल एरियाज के ऊपर एक्सटेंड किया गया था। ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थे उस टाइम पे, उनके ऊपर ये इन द फर्स्ट इंस्टांस जो है वो एप्लीकेबल हुआ था। सेकंड देखिए, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1st ऑफ अप्रैल 2003। अब एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि हम कौन से स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं एंड उस स्टेट में सबसे ज्यादा जो है वो चीजें क्या पूछी जाती हैं। तो अगर आप राजस्थान सिविल जज की बात करें ना, तो राजस्थान सिविल जज में आपको छोटी से छोटी चीज भी आपसे पूछी जा सकती है एंड पूरा का पूरा कंसेप्ट भी आपसे एक लाइन के अंदर पूछा जा सकता है। हाँ, राजस्थान में ये बहुत होता है कि वो आपसे क्या चीज पूछ लें, मतलब कौन सी एक आपसे बिल्कुल ही छोटी से छोटी चीज पूछ लें जो आपको लगे कि अरे ये तो कभी एग्जाम में आती ही नहीं है ना। तो राजस्थान का जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा ऐसी क्वेश्चंस को जो पूछते हैं, तो हम एक एक चीज को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। थर्ड देखिए पॉइंट क्या है, डेफिनेशन ऑफ द टर्म एमिनिटीज इज इंक्लूसिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। अब जो डेफिनेशन है ना जो इसकी एमिनिटीज की जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो इंक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब कि क्या, कि एमिनिटीज में ना बहुत सारी चीजें जो है वो इंक्लूड करी जा सकती हैं, है ना, एंड वहाँ जो डेफिनेशन दी गई है ना, उसमें बहुत सारी वो चीजें और भी ऐड ऑन करी जा सकती हैं, इस मारे वो इंक्लूसिव है ना कि एग्जॉस्टिव है। फोर्थ पॉइंट देखिए, एमिनिटीज इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ वाटर, electricity, passages, staircase, natural light, lavatories, lifts, conservancy, sanitary services, telephone services, टीवी केबल सर्विसेज एंड द लाइक। अब जो यहाँ पे एंड द लाइक है ना, इट मींस यही इसको जो है ये इसको इंक्लूसिव बनाता है। यही इसका जो एंड द लाइक है ये इसको इंक्लूसिव बनाता है ना कि एग्जॉस्टिव बनाता है। अब आरजेस में क्या होगा कि वो आपको ना ऑप्शंस दे देंगे कि भाई एमिनिटीज इंक्लूड्स, एक में वो लिख देंगे सप्लाई ऑफ वाटर, दूसरे में लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी, तीसरे में वो हो सकता है लिख दें यहाँ पे साथ में वाटर। ठीक है, और चौथे में वो लिख दें कि साहब बोथ ए एंड बी। ठीक, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई सप्लाई ऑफ वाटर है इलेक्ट्रिसिटी, ये सप्लाई ऑफ वाटर है इलेक्ट्रिसिटी है या सिर्फ वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे सप्लाई ऑफ वाटर में वो हो सकता है वो ये भी लिख दे कि सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो कौन सा वाटर है, तो हमें तो अपना जो आंसर है वो स्पेसिफाई रखना है उस टर्म के ऊपर जो कि दिया गया है किसमें, आपके उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। तो आपके एक्ट में जो है वो सिर्फ सप्लाई ऑफ वाटर लिखा है, ना ही सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर लिखा है, ना ही कोई और सा लिखा है। ठीक है, तो हमें अपना जो आंसर है वो टू द पॉइंट रखना है। तो इस चीज को मार्क कर लीजिएगा, देखते हुए चलिएगा। फिफ्थ पॉइंट देखिए, appellate rent tribunal is defined under section 2b and constituted under section 19 of the act। अब जब आप डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे ना राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का, तब वहां पे 2b के अंदर लिखा हुआ है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। एंड अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा, तो वो दिया गया है हमें सेक्शन 19 के अंदर। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, लैंडलॉर्ड मींस एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट ऑन हिज ओन अकाउंट और एज एन एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन। लैंडलॉर्ड खुद की जो लैंड है ना, खुद की जो लैंड है उसके लिए भी रेंट रिसीव कर सकता है। एंड अगर वो किसी और पर्सन के लिए एज अ एजेंट, ट्रस्टी या गार्जियन या रिसीवर एक्ट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर जो दूसरा पर्सन है उसके बिहाफ पर भी वो रेंट को रिसीव कर सकता है। मतलब ऐसा मानिए कि अगर कोई एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन या रिसीवर है ना अपने किसी अदर पर्सन के लिए रेंट रिसीव कर रहा है, तो वो एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन या रिसीवर उस पर्टिकुलर प्रेमाइसेस के लिए लैंडलॉर्ड माना जाएगा। सेवेंथ पॉइंट देखिए, प्रेमाइसेस मींस एनी लैंड which is not being used for the purpose of agriculture
ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना। हो सकता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन एज इट इज उठकर आ जाए कि भाई प्रेमाइसेस जो है, प्रेमाइसेस के अंदर मतलब प्रेमाइसेस के अंदर क्या एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जो लैंड यूज हो रहा है वो इंक्लूडेड है या नहीं है। ठीक है, तो प्रेमाइसेस के अंदर ऐसा कोई भी लैंड जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, एट्थ पॉइंट देखिए, प्रेमाइसेस मीन्स एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग यूज एज अ रेजिडेंस और फॉर कमर्शियल यूज और फॉर एनी अदर पर्पस। प्रेमाइसेस का मतलब क्या है, ऐसे कोई भी बिल्डिंग या ऐसा कोई भी पार्ट ऑफ बिल्डिंग जो कि किसके लिए, जो कि एज अ रेसिडेंस यूज हो रही हो या फॉर कमर्शियल यूज, मतलब फॉर कमर्शियल पर्पसेस वो यूज हो रही हो या फिर किसी और पर्पस के लिए यूज हो रही हो। ठीक है, तो उसको हम प्रेमाइसेस ही बोलेंगे। नाइन्थ पॉइंट देखिए, प्रेमाइसेस डज नॉट इंक्लूड अ रूम और अदर अकोमोडेशन इन अ होटल, धर्मशाला, इन, सराय, लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस और हॉस्टल। ठीक है, अब ऐसा कोई भी रूम जो है या कोई भी ऐसी अकोमोडेशन जो कि किसी होटल में है, किसी धर्मशाला में है, किसी स्टे हाउस में है, किसी सराय में है, किसी लॉजिंग हाउस में है, किसी बोर्डिंग हाउस में या किसी हॉस्टल में है, तो वो आपके प्रीमाइसेस की कैटेगरी में नहीं आएगी। ठीक है, टेंथ पॉइंट देखिए, द टॉप ऑफ अ रूफ shall not be considered to be a part of the premises let out to a tenant unless there is a specific agreement regarding the same। अब जो टॉप ऑफ द रूफ होती है ना, जिसको कि आप मान लीजिए कि हम जिसको कि हम छत बोलते हैं। ठीक है, तो छत जो है आपकी प्रीमाइसेस की कैटेगरी में नहीं आएगी जो कि आपने किसी टेनेंट को किराए पे दे रखी है, जब तक कि आपने अपने अग्रीमेंट में स्पेसिफिकली उस टॉप ऑफ द रूफ के बारे में जिक्र ना किया हो कि सब टेनेंसी या जो टेनेंटेड प्रीमाइसेस है इट इंक्लूड्स द रूफ टॉप। ठीक है, जब तक आपने ऐसा कुछ स्पेसिफिकली ना बोला हो तब तक जो है जो टॉप ऑफ द रूफ है वो आपकी प्रीमाइसेस के अंदर नहीं आएगी जिसको कि आपने लेट आउट करा है किसी भी टेनेंट को। 11th पॉइंट देखिए, द डेफिनेशन ऑफ रेंट अथॉरिटी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 FA एंड एन ऑफिसर एज रेंट अथॉरिटी इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22A। ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि भाई रेंट अथॉरिटी इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन, तो इसको याद रखिएगा कि इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22A। 12th पॉइंट देखिए, रेंट ट्रिब्यूनल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2G एंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 13। रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो सेक्शन 13 में कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा एंड रेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, जो हमने पहले पढ़ा था, रेंट अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो सेक्शन 19 में कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 19 और सेक्शन 13 के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेंट ट्रिब्यूनल सेक्शन 13 में है और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 19 में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 13th पॉइंट देखिए, सीनियर सिटीजन मींस अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज अटेन्ड द एंड हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 65 इयर्स और मोर। सीनियर सिटीजन में अब हो सकता है आरजेएस में वो आपसे ये भी पूछ लें कि सीनियर सिटीजन मींस अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री या अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 65 इयर्स। देखिए, इसमें दो तरह के ऑप्शन बन सकते हैं। सीनियर सिटीजन मींस अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, एक ऑप्शन में तो आपको वो ये दे देंगे, या दूसरे में आपको ये दे देंगे अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जो सीनियर सिटीजन है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में, तो सीनियर सिटीजन के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया जिसने की 65 साल या उससे ज्यादा की एज को अटेन कर लिया हो, ठीक है, वो आएंगे। 14th पॉइंट देखिए, टेनेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2I ऑफ द एक्ट, इसको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये 2-3 बार पूछा गया है, हो सकता है और दोबारा भी पूछ लिया जाए। 15th पॉइंट देखिए, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इस चीज को भी मार्क करते हुए चलिएगा। टेनेंसी के अंदर रेंट अग्रीमेंट के अंदर मतलब जो आपका रेंट अग्रीमेंट होता है ना, वो रेंट अग्रीमेंट आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। 16th देखिए, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन हु वाज अ टेनेंट, हिज सर्वाइविंग स्पाउस, son, daughter, father and mother who had been ordinarily residing with him up to his death will be deemed to be a tenant irrespective of the type of property whether residential or commercial। अब अगर जो एक ओरिजिनल टेनेंट है ना, जो भी ओरिजिनल टेनेंट होगा, जो भी ओरिजिनल टेनेंट होगा, इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसकी डेथ के बाद जो भी उसके साथ या तो उसकी मतलब जो भी में मतलब उसकी फैमिली में कौन कौन इंक्लूडेड है बेसिकली जिसको कि टेनेंट माना जाएगा, तो अगर उसकी फैमिली में उसका उसका कोई सर्वाइविंग स्पाउस है तो वो सन है, डॉटर है, फादर है, मदर है।
ठीक है। तो ये पांचों लोग जो हैं, अगर ये उस टाइम पर, जिस टाइम पे ओरिजिनल टेनेंट की डेथ हुई थी, उसके साथ ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहे थे, ठीक है, तो इन दैट केस ये पांचों लोग जो हैं, ये टेनेंट माने जाएंगे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर। अब ये बात मैटर नहीं करती, क्योंकि उसमें जब आप राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट देखेंगे तो उसमें दोनों में लिखा हुआ है, रेसिडेंशियल में भी यही चीज लिखी है, कमर्शियल में भी यही चीज लिखी है, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मैटर नहीं कर रही है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई रेसिडेंशियल के लिए था या कमर्शियल के लिए था, ये दोनों के लिए ही रहेगा। इन पांचों लोगों में से जो भी एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द ओरिजिनल टेनेंट उसके साथ रिसाइड कर रहे थे, ठीक है, तो वो सब क्या है, टेनेंट माने जाएंगे। 17th पॉइंट देखिए, ट्रिब्यूनल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2J ऑफ द एक्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ एन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल जो है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2J ऑफ द एक्ट, और ट्रिब्यूनल के अंदर, एक ट्रिब्यूनल के अंदर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल भी है एंड एक रेंट ट्रिब्यूनल भी है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2J के अंदर ट्रिब्यूनल है, सेक्शन 19 में हमने देखा था अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, और सेक्शन 13 में रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है। 18 पॉइंट देखिए, द टर्म रेंट शैल नॉट इंक्लूड द चार्जेस पेबल फॉर द एमिनिटीज प्रोवाइडेड विद द अकोमोडेशन। जो रेंट होगा ना, उसके अंदर जो भी चार्जेस आप एमिनिटीज के लिए इम्पोज कर रहे होंगे, ठीक है, जो भी चार्ज आपने एमिनिटीज के लिए इम्पोज करे हुए होंगे ना, वो आपके रेंट में जो है वो इंक्लूड नहीं करे जाएंगे, ठीक है। द रेंट 19 पॉइंट देखिए, द रेंट शैल बी पेड बाय द टेनेंट बाय द 15th डे ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ। सपोज करिए आज हम अप्रैल में, अभी जो महीना चल रहा है वो अप्रैल का चल रहा है, ठीक है। अप्रैल का जो किराया होगा मुझे कब देना है, अप्रैल का किराया मुझे 15 मई के पहले पहले देना पड़ेगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक क्लॉज बना दिया है। अच्छा, अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है, आपके रेंट अग्रीमेंट में, रेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको किराया नेक्स्ट महीने की 5 तारीख तक देना पड़ेगा, और आपने उस पर अग्री करा है बीइंग अ टेनेंट, तो फिर आपको अगले महीने की 5 तारीख तक ही वो किराया जो है आपको देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 20 देखिए, रेंट कैन बी पेड बाय कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंक अकाउंट एंड पोस्टल मनी ऑर्डर। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। जो टेनेंट है ना, वो बेसिकली पोस्टल मनी ऑर्डर से भी रेंट का पेमेंट कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 21 देखिए, द टाइटल ऑफ चैप्टर 2 इज रिवीजन ऑफ रेंट। अब कभी कभी क्या होता है ना, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में, आरजेएस में, वो लोग चैप्टर ही पूछ लेते हैं कि चैप्टर 2 में क्या दिया गया है, ठीक है। तो चैप्टर 2 में याद रखिएगा कि रिवीजन ऑफ रेंट दिया गया है, एंड कहां से कहां तक स्टार्ट हो, मतलब कहां से कहां तक एक चैप्टर के अंदर सेक्शंस है, तो वो भी याद रखिएगा, है ना, क्योंकि राजस्थान में हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए। पॉइंट नंबर 22 देखिए, मैक्सिमम इंक्रीमेंट ऑफ रेंट बाय वे ऑफ रिवीजन इन अ ईयर कैन बी अलाउड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ द करेंट रेंट, ठीक है। मैक्सिमम इंक्रीमेंट जो होता है, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। मैक्सिमम इंक्रीमेंट जो है ना, आप रेंट में एनुअली कितना कर सकते हैं, तो आप एनुअली 5% का जो है आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 5% से ज्यादा का आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, और ये पर एनम है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, ये पर एनम है। हो सकता है ऑप्शन में आपसे पर मंथ लिख के आ जाए, पीएम लिख के आ जाए, तो याद रखिएगा कि एक साल में, एनम का मतलब है साल, ठीक है, तो एक साल में 5% से ज्यादा जो है आप रेंट को रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक। पॉइंट नंबर 23 देखिए, सेक्शन 6 प्रोवाइड्स फॉर द रिवीजन ऑफ रेंट इन एन एग्जिस्टिंग टेनेंसी, एंड पॉइंट नंबर 24 देखिए, any agreement for an increase of rent in excess of 5% per annum shall be void to that extent। याद रखिएगा कि अगर 5% से ज्यादा, है ना, अगर कोई भी ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें कि आपने ये लिख लिया है कि साहब अगले साल हम जो है रेंट 10% बढ़ा देंगे, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा जो 5% है ना, उसके रेस्पेक्ट में आपको जो अग्रीमेंट है वो वॉइड होगा, ठीक है। एंड आप सिर्फ 5% ही पर एनम के हिसाब से आप जो है रेंट को आप बढ़ा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ये वॉइडेबल नहीं है, ये वॉइड है। अगर कोई भी रेंट 5% से ज्यादा बढ़ाया जाता है तो वो वॉइड होगा अग्रीमेंट, ठीक है। आगे बढ़िए, 25 पॉइंट नंबर 25 देखिए, प्रोविजन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। अब ये भी हो सकता है, या तो वो ये पूछ ले कि सब लिमिटेड पीरियड टेनेंसी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सेक्शन 8 में है क्या, प्रोविजंस फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी।
पॉइंट नंबर 26 देखिए, द टाइटल ऑफ चैप्टर 3 इज टेनेंसी, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 27 देखिए, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस ओनली। लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी जो है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी जो है ना, वो किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी जो है वो सिर्फ रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस के ऊपर एप्लीकेबल है, बाकी किसी और के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 28 देखिए, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ टेनेंसी कैन बी क्रिएटेड अंडर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी इज 3 इयर्स। ठीक है, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए आप लिमिटेड पीरियड टेनेंसी को आप मतलब आप एंटर कर सकते हैं इन अ लिमिटेड पीरियड टेनेंसी? क्या मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए? तो मैक्सिमम पीरियड है 3 साल के लिए। ठीक है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी जो है वो आप मैक्सिमम एक बार में 3 साल के लिए आप एंटर कर सकते हैं। Permission for limited period tenancy is granted by the rent tribunal under section 8 subsection 2। ठीक है, इसकी परमिशन याद रखिएगा, और इसकी परमिशन कौन देगा ये भी याद रखिएगा। परमिशन देने वाला है रेंट ट्रिब्यूनल। कौन से सेक्शन के अंदर मिलेगी? तो वो मिलेगी सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, मार्क कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 30 देखिए, अ परमिशन फॉर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी कैन ओनली बी ग्रांटेड 3 टाइम्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम प्रीमाइसेस। ठीक है, सिर्फ 3 बार दी जाएगी, उस प्रीमाइसेस के रेस्पेक्ट में 3 बार से ज्यादा नहीं दी जाएगी। मतलब एक बार में अगर 3 साल के लिए दी जा रही है ना, और ये मैक्सिमम 3 बार दी जाएगी, तो टोटल कितने कितने टाइम पीरियड के लिए हो गया? टोटल 9 साल के लिए, एट मैक्स टू मैक्स 3 बार में आप टोटल 9 साल के लिए अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो लेट आउट कर सकते हैं परमिशन लेने के बाद। अच्छा, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी में ना एक चीज याद रखिएगा कि इसमें जो पोजेशन की जो पिटिशन होती है ना, पिटिशन फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, इसमें जो पिटिशन फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन जो होता है ना, रिकवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है, तो ये पिटिशन फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन जो है ये पहले ही फाइल हो जाती है, एंड इस पे जो अवार्ड है ना, ये पहले ही पास कर दिया जाता है बाय द रेंट ट्रिब्यूनल कि साहब जैसे ही 3 साल खत्म होंगे, ठीक है, वैसे ही जो टेनेंट है उसको वो जो प्रेमाइसेस है उसको वो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके लिए बस एक क्लॉज क्या है, ये हम 31st पॉइंट में देखेंगे। देखिए, द पिटिशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट when it has become executable। ठीक है, रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए, रिकवरी ऑफ पोजेशन की एग्जीक्यूशन के लिए जो पिटिशन फाइल करेंगे ना, वो आप 6 महीने के अंदर अंदर फाइल करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ द टेनेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 32 देखिए, एविक्शन ऑफ टेनेंट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको तो आप मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, द रेंट ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू एविक्ट टेनेंट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। ठीक है, किसके पास पावर है टेनेंट्स को एविक्ट करने के लिए सेक्शन 9 में? तो रेंट ट्रिब्यूनल के पास पावर है, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं 34th पॉइंट में, जो कि ग्राउंड्स फॉर एविक्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसको हमने यहाँ पे बहुत पॉइंटर्स में मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो समझते हुए चलिएगा। पहला है कि अगर टेनेंट ने रेंट पे नहीं करा है 4 महीने या उससे ज्यादा महीनों से, तो उसको एविक्ट किया जा सकता है। दूसरा है, अगर टेनेंट ने सब्सटैंशियल डैमेज कर दिया है टू द प्रीमाइसेस, तो उसको एविक्ट किया जा सकता है। थर्ड इज, अगर विदाउट रिटन परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड टेनेंट ने कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करा है जिसने कि प्रीमाइसेस को ऑल्टर कर दिया है या उसकी वैल्यू को डिमिनिश कर दिया है, देन आप उसको एविक्ट कर सकते हैं। फिर टेनेंट ने अगर न्यूसेंस क्रिएट करा है, और अगर उसने डन, यहाँ पे ये एनी एक्ट होगा, डन एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ टेनेंसी, अगर उसने ऐसा कुछ किया है, देन आप उसको एविक्ट कर सकते हैं। असाइंड, सबलेट और पार्टेड विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, अगर उसने सबलेट कर दिया है, मतलब दोबारा उसने किराए पे चढ़ा दी है, या किसी को असाइन कर दिया है वो वाली प्रॉपर्टी विदाउट रिटन परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड, तो आप उनको एविक्ट कर सकते हैं। डिनाइड द टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड, अगर कल को टेनेंट ये कहने लगा कि साहब तुम मेरे लैंडलॉर्ड नहीं हो, मैं तो तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, देन इन दैट केस वो एक अकेला ग्राउंड बन जाएगा किसका? एविक्शन का। ठीक है, फिर देखिए, लेट फॉर रेसिडेंशियल बट पुट टू कमर्शियल यूज। आपने जो टेनेंट है उसको आपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया था, उसने क्या करा, उसने उसमें एक दुकान खोल के रख ली। ठीक है, तो ये अकेला एक सोल ग्राउंड हो सकता है एविक्शन का।
ठीक, टेनेंट हैज सीज टू बी इन सर्विस ऑफ और एम्प्लॉयमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को, जो टेनेंट था वो लैंडलॉर्ड का क्या था, एक सर्वेंट था। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, लैंडलॉर्ड ने उस अपने सर्वेंट को एज अ टेनेंट उसने अपने क्वार्टर में रख लिया था। अब कल को अगर वो जो सर्वेंट है वो उसकी अगर जॉब छोड़ता है, तो इन दैट केस वो एक ग्राउंड बन जाएगा कि उसको फिर वो जो क्वार्टर है उसको वो भी छोड़ना पड़ेगा। नाइन्थ पॉइंट देखिए, रीजनेबली एंड बोनाफाइडली रिक्वायर्ड बाय द लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड का कोई बच्चा है या उसकी कोई बेटी है जिसको कि वो प्रॉपर्टी को यूज करना है, ठीक है, अपना कुछ ऑफिस खोलना है या कुछ भी करना है, सो इन दैट केस ये एक बोनाफाइड ग्राउंड है एविक्शन के लिए। टेनेंट हैज बीन अलॉटेड सुटेबल प्रीमाइसेस फॉर हिज रिक्वायरमेंट। अब टेनेंट को अगर अपना खुद का एक अलग क्वार्टर या तो गवर्नमेंट से अलॉट हो गया या किसी से भी मिल गया, देन इन दैट केस उसको वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो उसको छोड़नी पड़ेगी। नॉट बीन यूज्ड विदाउट रीजनेबल कॉस्ट फॉर मोर देन 6 months। अब टेनेंट ने बिना किसी रीजनेबल कॉज के वो जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसने उसको 6 महीने से ज्यादा तक के टाइम पीरियड में इस्तेमाल नहीं करा। ठीक है, सो इन दैट केस इसको वो भी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, मतलब इनको एविक्ट किया जा सकता है टेनेंट को टू अवेट द ओवरक्राउडिंग ऑफ प्रेमाइसेस। ठीक है, प्रेमाइसेस अगर बहुत ज्यादा ओवरक्राउड हो रही है देन इन दैट केस एविक्ट करना पड़ेगा टेनेंट को। फिर 13th पॉइंट देखिए, लैंडलॉर्ड वांट्स टू कैरी आउट एनी बिल्डिंग वर्क एज पर एनी गवर्नमेंट स्कीम और इट हैज बिकम अनसेफ फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। अगर ऐसा कोई रीजन है तो भी टेनेंट को क्या है, आप इविक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 35th पॉइंट देखिए, टोटल 13 ग्राउंड्स आर देयर फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट। हो सकता है वो ये भी पूछ ले कि हाउ मेनी ग्राउंड्स आर देयर फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट। सो इन ऑल टोटल देयर आर 13 ग्राउंड्स फॉर द एविक्शन ऑफ द टेनेंट। ठीक है, यहां तक होता है हमारा आज का जो ये वीडियो लेक्चर है खत्म। अब आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, विधि कक्षा में हमने स्टार्ट करा है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड एक कोर्स हमने स्टार्ट करा, अभी हमने करा हुआ है। सो हमारे कोर्स की लिस्ट देख लीजिए। एक ऑनलाइन मॉक हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 20 अप्रैल से 21 से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो आपका टोटल जो अमाउंट है वो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है। एक ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग क्लास है जिसमें कि हम आपसे वन ऑन वन हम आपसे जुड़ के, ठीक है, हम आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो भी डाउट्स हो रिगार्डिंग आरजेएस, रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है या रिगार्डिंग किसी टॉपिक के, ठीक है, तो वो हम आपके डाउट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर एक और जो हमारा मॉक सीरीज जो चल रही है वो हिंदी आरजेएस पैटर्न के ऊपर चल रही है। आपके जो हिंदी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए उनके लिए बकायदा एक पूरी मॉक सीरीज चल रही है। देन इंग्लिश पैटर्न के ऊपर आरजेएस की मॉक सीरीज चल रही है। एंड फिर एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव डाउट सॉल्विंग प्लस मॉक पेपर का एक हमारा पूरा सेट है जो कि चल रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसे किसी भी मॉक पेपर के लिए या डाउट सॉल्विंग क्लास के लिए, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर आप हमें या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल करना चाहें आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। एंड आपका जो भी डाउट है वो आप वहां पोस्ट कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है वो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका जो डाउट है उसको हम सॉल्व कर पाए। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम आपसे मिलेंगे फर्दर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के जो भी वन लाइनर्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।